हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गाइड। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एज द नेम सजेस्ट, हम पहले देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन मतलब इंसान, रिसोर्स मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो एज ए रिसोर्स काम कर रहा है, उसकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। एक इंसान जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी जब मैं प्लानिंग करती हूँ, दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। राइट, इस प्लानिंग में क्या होगा, मैं ये पूरा फोरकास्ट करूँगी कि इसकी मेरे को कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मतलब डिमांड, और कितना मैं उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ, मतलब सप्लाई। तो मैं डिमांड एंड सप्लाई को यहाँ पे प्रॉपरली मानने की कोशिश करूँगी, इसके टाइप्स जानने की कोशिश करूँगी, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड्स किस तरह से बनती हैं, कैसे वो सप्लाई की जाती हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के? राइट टाइप ऑफ पर्सन एट राइट टाइप ऑफ जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं ना, हमारी सबसे पहली चीज़ होती है कि वहाँ पे ना ही हमें किसी चीज़ का सरप्लस देखना पड़ता है ना शॉर्टेज। हमें बिल्कुल एडवांटेज ये मिलता है कि हमें बिल्कुल सही चीज़ मिल जाती है यूजुअली। तीसरी चीज़ कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब मैं प्रॉपर प्लानिंग करूंगी तो मेरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बिल्कुल सही जाएगी, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी होगी और वेस्टेज बहुत ही कम होगा। जहां मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत फील हो जाएगी प्लानिंग के प्रोसेस में, मैं वहां पे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और कोई भी चेंज आएगी तो मैं उसको अडेप्ट भी कर सकती हूँ और अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग बहुत ही अकॉर्डिंगली साथ साथ चलती जा रही है। अब फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं प्लानिंग को, उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्लानिंग के प्रोसेस में आता है। सबसे पहले, जब भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कहाँ कर रही होगी? एक इन्वायरमेंट में काम कर रही होगी। एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होगा, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट, और एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का होगा। बट अगर यहाँ पे कोई चेंज आएगी तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करेगी। तो जिस इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है, वो दो इन्वायरमेंट्स हैं, पहला है इंटरनल एंड दूसरा है एक्सटर्नल। राइट, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जिसमें ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पॉइंट्स हैं कि जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पूरा देखना पड़ता है कि पॉलिटिकली कोई चेंज आती है अगर किसी भी कंट्री में, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक कोई चेंज आती है, इन्फ्लेशन वगैरह में कुछ इशू हो रहा है तो भी वो इफेक्ट करेगा। सोसाइटी में कोई चेंज आती है तो भी इफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजी में कोई इफेक्ट चेंज आती है वो भी इफेक्ट करेगा, और लीगल एस्पेक्ट्स में कोई चेंज आती है तो वो भी इफेक्ट करेगा। तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी, इसलिए इस एनवायरनमेंट को चेक करना सबसे पहला काम है हमारा। उसके बाद है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मैं अपने एचआर के पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करूंगी। मैं देखूंगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ह्यूमन रिसोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करूंगी और अकॉर्डिंगली बंदों को ढूंढूंगी, फोरकास्ट करूंगी और उनको सप्लाई करूंगी। ठीक है। अब हम देखेंगे नीड्स। यहाँ पे आ गया कि ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेंट टू बी लाइक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें क्या है, टेक्निक्स। मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज होती है, कौन सा सबसे ज़्यादा नहीं होती, इसमें से कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि मैं बोल रही हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स की कैसे डिमांड को जज किया जा सकता है, कैसे एक मैनेजर देखेगा कि उसको कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला तरीका जिससे मैं ये जान सकती हूँ वो है आपका मैनेजरियल जजमेंट, कि मुझे कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। मैं कैसे जान सकती हूँ? मैनेजरियल जजमेंट से। इसके नाम में ही इसका मतलब है कि मैनेजर की जो जजमेंट होगी उसके बेसिस पे मैं देखूंगी कि मुझे क्या डिमांड, मेरी क्या डिमांड हो सकती है ह्यूमन रिसोर्स के लिए। सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि ये कोई मैथमेटिकल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब क्वालिटेटिव तो है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट नहीं है। इट इज़ अ नॉन मैथमेटिकल अप्रोच, राइट, क्योंकि यहाँ तो उसके डिसीजन पे ही काम चलने वाला है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इस बेसिस पे होगी कि वो कितना एक्सपीरियंस है, उसके पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बता देगा कि पिछली बार 70 लोगों की ज़रूरत थी, इस बार 80 लोगों की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ उसके एक्सपीरियंस के ऊपर ही है। ये उसकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, इंट्यूटिव बिहेवियर पे डिपेंड करता है, और ये सिर्फ उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी मैथमेटिकल अप्रोच वो नहीं इस्तेमाल कर रहा। राइट, जैसे एक मैनेजर है, यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। अ मैनेजर डिसाइड्स टू प्रमोट एन एम्प्लॉय यू बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड लीडरशिप क्वालिटी रेदर देन द अप्रेजल स्कोर। हमने अप्रेजल स्कोर एक मैथमेटिकल, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं देखा, बट हमने लीडरशिप के उसकी क्वालिटी देखी, और उसके बेसिस पे अगर मैंने उसको प्रमोट किया है तो वो हो जाएगा मेरा मैनेजरियल जजमेंट। और अभी भी
इंडिया में 70% जो फोरकास्ट होता है एचआर का वो मैनेजरियल जजमेंट के बेस पे ही होता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। मतलब पहला अगर मैं बोलूँगी मैनेजरियल जजमेंट के बेसिस पे हम फोरकास्ट करते हैं, दूसरा हम करते हैं रेशियो के बेसिस पे। रेशियो एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है, एज द नेम सजेस्ट्स, ये स्टैट्स की टेक्निक है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को बाय एनालाइजिंग द पास्ट रेशियो। हमारे पास कोई पास्ट का डाटा होगा, कोई नहीं, उस जिस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है उसी के पास्ट का डाटा होगा, और उसको हम किसी फॉर्मूला में अप्लाई करके आगे अपनी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और स्टैटिस्टिकल बेसिस पे उस इन्फॉर्मेशन का निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमको पूछा गया है कि फ्यूचर एचआर रिक्वायरमेंट कैसे आप देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेंगे जितने भी होंगे उस डिपार्टमेंट के, और जिस एक्टिविटी जिस पार्ट में, जैसे हम सेल्स के पार्ट में जा रहे हैं तो सेल्स एक्टिविटी के ऊपर उसको कर देंगे, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपॉन सेल्स डिपार्टमेंट। तो हमें पता चल जाएगा कितने एम्प्लॉयज़ थे, आगे कितने चाहिए हो सकते हैं और कल को कितने चाहिए होंगे। यही इसका आपको यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है कि इसका प्रोसेस बताया हुआ है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ प्रोसेस आप कवर करें, क्योंकि मैनेजमेंट के पेपर में डायरेक्ट प्रोसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2025 का पेपर ऑल अबाउट प्रोसेसेस ही था। तो यहाँ पे स्टेप इन रेशियो ट्रेंड एनालिसिस क्या है, कलेक्ट द हिस्टोरिकल डाटा। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आप क्या करते हो, हिस्टोरिकल डाटा को कलेक्ट करते हो। दूसरे में आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे रेशियो के, जो भी आपको रेशियो जिसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा जाएगा। आप एनालाइज करेंगे कि पहले का ट्रेंड क्या था, इस बार का ट्रेंड क्या है और आगे क्या हो सकता है, और फोरकास्ट करते हैं और अप्लाई कर देते हैं अपने रेशियो अपने डिसीजन में, राइट। Then, regression analysis. What is regression analysis? Is a statistical forecasting method used in human resource planning. Again, this is a statistical forecasting method, just like your trend analysis. Okay. Then, वर्क स्टडी टेक्निक। जब हम बात करते हैं वर्क स्टडी टेक्निक की, तो मैनेजमेंट के, इवन मैनेजमेंट की जब मैं आपको अप्रोचेस बता रही थी उसमें भी मैंने आपको ये तरीका बताया था कि वर्क स्टडी टेक्निक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एग्जामिनिंग वर्क प्रोसेस एंड एम्प्लॉयज एफिशिएंसी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। जब मैं ये देखूँ कि ये एक पर्टिकुलर वर्क है और उसकी स्टडी मैं कर रही हूँ, मैं टाइम स्टडी कर रही हूँ, मैं प्रोसेस स्टडी कर रही हूँ, प्रॉपरली उसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देख रही हूँ, क्वांटिटेटिवली नहीं कर रही उस चीज़ को, तो वो होगा आपका वर्क एंड स्टडी टेक्निक, ठीक है। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक इज कि मैं जो मेथड परफॉर्म हो रहा है उसको बहुत ही प्रॉपरली फोकस कर रही हूँ, फोकस ऑन हाउ वर्क इज डन, एम्स टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। उसको निकाल दूंगी, जो मुझे लग रहा है कि ये मेरा प्रोसेस अगर चल रहा है कि थर्ड प्रोसेस अननेसेसरी, मैं उसको निकाल दूंगी, ठीक है। स्टेप्स क्या हैं वर्क स्टडी टेक्निक के, सिलेक्ट द जॉब टू बी स्टडीड, रिकॉर्ड ऑल द फैक्ट्स, एग्जामिन द क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेवलप अ बेटर मेथड, डिफाइन एंड इंस्टॉल द न्यू मेथड एंड मेंटेन द न्यू मेथड। और फिर देखो कि क्या वो आपको सही, मतलब फीडबैक देखो कि क्या वो सही काम किया या नहीं किया, राइट। देन वर्क मेजरमेंट, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वर्क एंड स्टडी टेक्निक में आ गया वर्क मेजरमेंट में आ गया टाइम स्टडी। फोकस ऑन हाउ लॉन्ग अ टास्क टेक्स, डिटरमाइंस स्टैंडर्ड टाइम जो उस टास्क को करने में लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी कोई वेस्टेज हो रही है उसको एलिमिनेट कर दो, और ऐसे आपका काम जो है, आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि यार ये इस मैनेजर की मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको निकाल दो, या यार इस मैनेजर की मुझे ज़रूरत है तो उसको एडअप कर दो, ऐसे आप जब करेंगे तो वो आपका वर्क मेजरमेंट तरीका हो जाएगा फोरकास्ट का। किसकी फोरकास्ट का, डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, आप एक टास्क लें, कोई भी टास्क को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, आप उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। आप प्रॉपरली, जैसे आपने प्रोडक्शन के पार्ट को ले लिया, आपने पूरा देखा किस प्रोडक्शन में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, किस किस की ज़रूरत है, किस किस की नहीं है, उनके टाइम को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट किया, स्टैंडर्ड टाइम देखा और उनकी परफॉर्मेंस देखी। जो आपको लग रहा है यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, वहाँ पे चेंजेस लाके आप उसकी प्रॉपर ग्रोथ करेंगे या उसको सही करेंगे। जैसे अब इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, वो ये देख रही है कि जब मेरा बंदा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, जब मेरा एम्प्लॉय कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास एक मशीन है, जब वो यहाँ पे अगर वो काम कर रहा है, ये मशीन उसके पास इधर पड़ी है और उसको इस मशीन से यहाँ से कोई टूल लेके आना है, उसको यहाँ स्टेप्स चल के जाना पड़ रहा है, यहाँ से वो टूल ले रहा है, वापस सारा फिर मशीन के पास जा रहा है। ये जो वो टाइम पूरा कंज्यूम कर रहा है, इस टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल को यहाँ ला के रख देंगे, वो पहले इतना सा जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या है, आप उसके टाइम में रिडक्शन कर रहे हो और उसके प्रोसेस को ईजी कर रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका एक तरीका वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी करने का। डेल्फी टेक्निक बहुत ही कॉमन वर्ड है हमारे मैनेजमेंट में और कॉमर्स में। डेल्फी टेक्निक जहाँ पे भी बात आ जाएगी आप दिमाग में रख लें कि यहाँ पे एक्सपर्ट की बात हो रही है। डेल्फी टेक्निक इज अ
structured communication method used to gather the expert opinion and reach a consciousness on future predictions and decisions, often used in forecasting the human resource need. डेल्फी टेक्निक एक्सपर्ट के बेसिस पे जब हम ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को देखते हैं वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेल्फी टेक्निक क्या होता है, आप एक एक्सपर्ट पैनल को सिलेक्ट करते हैं जिनके पास एडिक्वेट रेलिवेंट फील्ड से नॉलेज होगी। फिर आप क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड एक क्वेश्चनरी बनाते हैं और आगे उनको एक्सपर्ट्स आर आस्क्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस अबाउट द इश्यूज, ठीक है। एक्सपर्ट्स को पूछा जाता है कि ये मुझे लग रहा है कि नीड्स हैं, ये स्किल रिक्वायर्ड है, आपको क्या लगता है, ठीक है। और उसके बाद उसका फीडबैक लिया जाता है। रिस्पॉन्सेज आर समराइज्ड एंड एनोमनाइज्ड, देन कॉमन पॉइंट्स एंड डिफरेंसेस आर हाईलाइटेड। और फिर से सेकंड राउंड एक्सपर्ट्स को दिया जाता है। एक्सपर्ट रिव्यू द समरी एंड रिवाइज देयर अर्लियर आंसर्स इफ नीडेड बेस्ड ऑन द ग्रुप इनपुट। पहले आप एक बारी एक एक्सपर्ट पैनल को सिलेक्ट करेंगे, उनको क्वेश्चनरी देंगे, वो आपको क्वेश्चनरीज आर आस्क्ड ओपन एंडेड, एक्सपर्ट्स आर आस्क्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस अबाउट द इशू, वो आपके उस क्वेश्चनरी को आंसर करेंगे, आप उसका फीडबैक लेंगे, फिर आप उनको भेजेंगे कि आपने पिछली बार ये आंसर दिया था और हमें इसको और डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए। आप सेकंड राउंड करेंगे, रिपीट करते रहेंगे राउंड को जब तक आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता, और एक फाइनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड को शो कर देंगे। देन फ्लो मॉडल, यहाँ पे हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे, एक होगा फ्लो मॉडल और एक होगा आपका मार्कोव मॉडल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है बट आपको सेम लगेगा, बट डिफरेंस है ये मैं आपको पहले ही बताती हूँ और हम उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे प्रॉपर्ली। फ्लो मॉडल क्या है, फ्लो मॉडल इन अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ क्वांटिटेटिव, आप ये पहले ही डिफरेंशिएट कर लें कौन सा क्वांटिटेटिव है कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है। फ्लो मॉडल आपका क्वांटिटेटिव है, डेल्फी टेक्निक आपका क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्क मेजरमेंट अगेन आपका जो है ये एक क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव भी नहीं है, आप क्वालिटेटिव ही लें इसको, ठीक है। ये आपका क्वालिटेटिव मेथड है। रिग्रेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंटली स्टैटिस्टिकल तरीका है, यहाँ आप क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन रेशियो आपका क्वांटिटेटिव है, देन मैनेजरियल जजमेंट आपका अगेन क्वालिटेटिव है। फ्लो मॉडल क्या है, फ्लो मॉडल की जब मैंने आपको बात की, मैंने कहा कि ये क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ट्रैक एंड प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉय की मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में किस हिसाब से हो रही है उसको जब आप ट्रैक करते हो। ये एक सिंपल प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, फ्लो किस चीज़ का, इंटरनल फ्लो। इंटरनल फ्लो क्या होगा, सॉरी इनफ्लो, इनफ्लो मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो आ रहे हैं, न्यू हायर्स आ रहे हैं, किसी की ट्रांसफ़र हो रही है, प्रमोशन हो रही है। इंटरनल मूवमेंट मतलब एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में मैं किसी को चेंज कर रही हूँ या पोजिशनल चेंज कर रही हूँ, तो ये इंटरनल फ्लो है। आउटफ्लो मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिटायर हो गया, रेजिग्नेशन मिल गई, टर्मिनेशन हो गया, ट्रांसफ़र आउट हो गया, तो वो हो गया आउटफ्लो। इस फ्लो मॉडल में हम दो फ्लोज पढ़ रहे हैं, एक है इनफ्लो और एक है आउटफ्लो, जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता दी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रैक एंड प्रेडिक्ट द मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो डिफाइन द टाइम पीरियड, देन कलेक्ट द हिस्टोरिकल डाटा, डिटरमाइन द फ्लो रेट, कितना लोग आगे पीछे जा रहे हैं, एस्टिमेट द फ्यूचर, जो आगे हो सकता है इनफ्लो आउटफ्लो का, और आपने फोरकास्ट को पहले ही बता दें। इसके बाद हम करेंगे मार्कोव मॉडल। मार्कोव मॉडल क्या है, इज अ मैथमेटिकल फोरकास्टिंग मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है। टेक्निक used in human resource planning to predict the future workforce distribution by analyzing the probability of employees moving। पीछे हमने कुछ भी probability का वर्ड नहीं पढ़ा, स्टैट्स का कुछ वर्ड नहीं पढ़ा, बट यहाँ पे हम स्टैट्स लेंगे, यहाँ पे हम probability को लेंगे, ठीक है, कि कितनी probability है कि चेंज आएगी, जॉब पोजीशन में कितनी probability है, या ट्रांजिशन probability मैट्रिक्स क्या है, हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे, वो आपका मार्कोव मॉडल है। मार्कोव मॉडल जब हम पढ़ते हैं हमें तीन चीज़ों के बारे में बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। पहला स्टेट्स, स्टेट्स इसने किसको बोला है, एम्प्लॉयज कैटेगरी को, ट्रेनी, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, स्टेट्स इंसानों को बोल रहा है। दूसरा ट्रांजिशन मतलब उसकी मूवमेंट, स्टेट्स की मूवमेंट। तीसरा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उस ट्रांजिशन के होने की। स्टेप बाय एप्लीकेशन, जैसे डिफाइन एम्प्लॉयज कैटेगरी मैंने बता दिया, टेक्निकल, सॉरी पहले आ गया तुम्हारा ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव और मैनेजर, मैंने कैटेगराइज कर दिया स्टेट्स को, मैंने पुराना डाटा लिया, उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देखी, एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स एक डेवलप किया उस चीज़ को, फिर मल्टीप्लाई द करंट वर्कफोर्स वेक्टर बाय मैट्रिक्स टू गेट द नेक्स्ट ईयर्स फोरकास्ट। देन इज योर ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्ट, मैंने डिमांड फोरकास्ट कर दिया कि मुझे लगता था इतनी डिमांड हो सकती है, अब मैं करूँगी सप्लाई फोरकास्ट की वो डिमांड मैं कैसे फुलफिल करूँगी।
तो मैं कैसे उस डिमांड को, उस सप्लाई को फुलफिल कर सकती हूँ? बाय एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, बाय इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई एंड बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई। जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, ओके इसको हम यहीं तक रखेंगे। और इससे पहले मैं आपको, या सप्लाई की बात कर रही थी मैं, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई की बात कर रही थी, इंटरनल सप्लाई, एक्सटर्नल सप्लाई। इंटरनल सप्लाई मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो। टर्नओवर रेट, सप्लाई की जब मैं बात कर रही हूँ कैसे सप्लाई किया जाएगा, उस चीज़ के लिए भाई मुझे टर्नओवर का भी पता होना चाहिए, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में से कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। टर्नओवर हाई है, टर्नओवर लो है। टर्नओवर जहाँ हाई होगा ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, जहाँ लो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इन कंपैरिजन। ठीक है, कंडीशंस टू वर्क एंड एब्सेंटिज्म के बारे में मुझे पता होगा तो मैं इंटरनल सप्लाई को देख सकती हूँ, प्रोडक्टिविटी लेवल को, एंड मूविंग अमंग जॉब्स के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई की जब हम बात करते हैं, इसमें एडवांटेज क्या होती है भाई कि न्यू ब्लड है, न्यू एक्सपीरियंस आएगा, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा ये कॉस्टली अफेयर हो जाता है क्योंकि आपको फिर न्यू एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ता है, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन तो होती ही है। अब पिछले प्रोसेसेस में से ही ये एडअप हुआ है कि सप्लाई के बाद हम क्या करते हैं, एचआर प्रोग्रामिंग करते हैं, एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। जब हमने पूरा देख लिया कि कैसे हमारी प्लानिंग होनी है, हमें डिमांड के बारे में पता चल गया है, हमें डिमांड के बारे में पता चल गया है, हमें सप्लाई के बारे में पता चल गया है, उसके बाद हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, जो एचआर के एक्चुअली प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ट्रेनिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, रिटेनिंग करेंगे, रीडिप्लॉयमेंट करेंगे, हम ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? डिफरेंट मेथड्स के थ्रू करेंगे, वो हम आगे भी देखेंगे।